हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी ए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का कल जो है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ एकदम एंड तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों का एक एक क्वेश्चन जो है हर इस एग्ज़ाम में जो है लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो कुमार सैंपुल ने कहा है। देख सकते हैं आप लोग 2010 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि ज्योग्राफी शब्द जो है किसने गढ़ा है? तो इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है। सीधी बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बस आंसर का टिक करते चलेंगे। ठीक है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो लूशियन फैब्रे ने किया है। ठीक है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक डाइटरजेल। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर हो जाएंगे। नियतिवाद के प्रवर्तक यानी विचारक कौन है? तो ई कॉन्ट, हम्बोल्ट और रीटर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रेटजेल लिखा है। ठीक है, रेटजेल ने। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ है? तो मैदानों में। ठीक है, मैदानों में। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश जो है वो एशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु जो है, जिसकी वजह से जनसंख्या प्रभावित होती है। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो अमेजन नदी बेसिन में विरल जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो हो जाएगा वो चाइना है। ठीक है, चाइना। निम्न में कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है कम घनत्व वाला नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, विषुवतीय प्रदेश और लास्ट ऑप्शन ध्रुवीय प्रदेश ये भी है। ठीक है, तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको ओशिनिया, जो ऑस्ट्रेलिया नजदीकी द्वीप समूह के मध्य स्थित है। ठीक है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। कितनी दर्ज की गई थी? तो ये 600 करोड़ के आसपास दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? तो 1999 में। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा में। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो आवास हो जाएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? तो ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण, 1 मिनट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका रहन सहन की निम्न दशाएं। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कहाँ सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में सर्वाधिक है वृद्धि दर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है? तो अगला देखते हैं इसका। ठीक है, अगला पिछले वाले का ऑप्शन जो है पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या जो है वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? तो ये हो जाएगा जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग नहीं है? तो आयु वर्ग कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 70 वर्ष से अधिक जो है ये आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिए 60 वर्ष से अधिक जो हो सकता है, यानी कि
आयु वर्ग आप लोगों का 60 वर्ष से अधिक और 0 से 14 वर्ष तक, ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष तक, और 60 वर्ष से अधिक, लेकिन नहीं है 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग नहीं है। वर्ग विश्व में से सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात कहाँ है? ठीक है, औसत लिंगानुपात कितना है विश्व की जनसंख्या में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1017। यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं और की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण क्या है? तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या यूरोप में सबसे कम है। तो ये ख एवं ग यानी कि निम्न जन्म दर और समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति ये दर्शाता है कि यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में वर्ष 2019 में निम्नतम लिंगानुपात कितना रहा है? तो वर्ष 2019 में निम्नतम लिंगानुपात कितना है? तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा कतर में, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 327 है प्रति 1000 पुरुषों पर। कितनी महिलाएं हैं? तो 327 है। सोचिए बहुत कम है, ठीक है। तो अगला है कि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना, नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, और ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो किस एक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किस सेक्टर या सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है? तो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, इनमें सभी राइट आंसर आप लोग चूज कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी प्रमुख कारण है, जो है कि विशाल रोजगार के शु अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं का ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों को अंतर प्रवास करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी, नॉर्वे, ठीक है। सी है ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो किस व्यक्ति की देन है? तो ये हो जाएगा महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक का मापक जो है निम्न में से कौन सा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास का कौन सा उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो प्रतिपादित किनके द्वारा किया गया है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। कौन सा उपागम? तो क्षमता उपागम, ठीक है। याद रखिएगा, क्षमता जो है अमर्त्य सेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है? तो किस देश के संदर्भ में सही है? तो भूटान देश के संदर्भ में सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है, तो क्या ये राइट आंसर हो जाएगा? पहले तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। यानी कह रहा है कि वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है, तो ये गलत कह रहा है क्योंकि मानव विकास सूचकांक वियतनाम का भारत से उच्च है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है परंतु आर सही है, ये देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कुछ इस तरह का है, आप लोगों का एक या दो प्रश्न आप लोग को, एक ही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा इस तरह से
व्याख्या करने के लिए। तो अभी शायद ये क्वेश्चन अब इस तरह से अब न के बराबर आ रहा है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान न दें, बस इसका ध्यान रखें कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो नॉर्वे जो है सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है। ठीक है, यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.500 से 0.799 के बीच है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। ठीक है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश कौन कौन से हैं? तो 2 देश हैं नॉर्वे और आयरलैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है? तो आप लोग को ऊपर बता दिया गया है कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है ऐसे मानव हैं जो ऐसे विद्वान हैं जो मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मानव विकास सूचकांक के जो सृजन करता है महबूब उल हक, वो निवासी कहाँ के हैं? तो ये आप लोग ऑप्शन से आप देख सकते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान के निवासी हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ तो किया है पाकिस्तान के कुछ लोग ने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है एक मतलब नीचे स्तर का कंट्री है, पीछे मतलब पहले के लोग जो पाकिस्तान से बिलोंग, वो भारत का ही अखंड भारत है, पाकिस्तान का ही हिस्सा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उसका। और यहाँ के ही रहने वाले हैं महबूब उल हक जो मानव विकास सूचकांक को निर्मित किए हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में। ठीक है, और अंगूर की कृषि करने वालों को क्या कहते हैं? अंगूर की कृषि की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप लोग याद करके बताइए और कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, हम वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि अंगूर की खेती करने वाले को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती जो की जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है क्या? कोल खोज। स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में। ठीक है, लदांग कहा जाता है, यानी कि आज यहाँ कृषि की है, कल यहाँ की है, परसों यहाँ की है, उसके अगले दिन यहाँ की है, यहाँ की है, इस तरह से कृषि को लदांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो फल व सब्जी की कृषि। ठीक है, फल व सब्जी की कृषि। अगला देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल व सब्जी से। ठीक है, फल व सब्जी से। अगला प्रश्न है कि इसको विवेचना करना है, यानी कौन सही है और कौन गलत है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि धान या चावल, यानी कि चावल या धान की खेती संबंधित है किससे? तो गहन निर्वाहन कृषि से संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? तो मक्का जो है बागाती कृषि नहीं है। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, फजेंडा। पशुपालन का प्रमुख स्थान जो है मिश्रित कृषि है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासी से संबंधित है? तो प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है? तो कोको। ठीक है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है डेनमार्क में। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपड़ कृषि, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रोपड़ कृषि का। निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? गेहूं नहीं है। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन, ठीक है, कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के रूप में जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जिसे झूम खेती भी कहते हैं कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खेती जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये देखिए आप लोगों का क्वेश्चन जो है, जापान का डेट्रायट किसे कहा जाता है? तो नगोया को जापान का डेट्रायट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यांगटी सी बेसिन है।
मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? तो ये है इटली में, ठीक है, इटली में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो ये हो जाएगा मछली पकड़ना जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है, प्राथमिक है माना जाता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, यानी कि रेडीमेड वस्त्र उद्योग का विकास जो है गांवों के निकट हुआ है, क्या यह सही है? तो नहीं, ठीक है, ये सही नहीं है। यह उद्योग स्वच्छंद उद्योग से संबंधित है, तो हाँ ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक व्यवसाय है? तो द्वितीयक व्यवसाय हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आधारभूत उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा टेलीविजन उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऊनी वस्त्र उद्योग। जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीटर्सबर्ग को। निम्नलिखित में से कौन एक देश उच्च किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादन देश नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो ये हो जाएगा आपका हौजरी, ठीक है, हौजरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, हथकरघा उद्योग है क्या? तो कुटीर उद्योग, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका यहीं तक एंड होता है। आप लोग आई होप आपको यहाँ तक पढ़ाए हुए जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को एग्जाम में लड़े इसमें से। तो आप लोग जितने भी जो प्लेलिस्ट है 12th का ज्योग्राफी का आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन आप लोग को मॉडल सेट 5 प्रोवाइड किया गया है उसमें से तो पक्का यकीन है कि उसमें से क्वेश्चन आप लोगों का पूरा क्वेश्चन ही उठा के उस प्लेलिस्ट से आएगा, ठीक है। जो जितना भी प्लेलिस्ट में जो भी जितना भी वीडियोस हैं 10 लगभग वीडियोस होंगे, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाकर देख लें। और एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो थैंक्स टू और यहाँ तक देखने के लिए। और आप लोग एग्ज़ाम बढ़िया से दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप लोग चिंता मत करें, प्लीज़ आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं आप लोग देख लें, क्योंकि आप लोग का हर एक क्वेश्चन जो है ना यही प्लेलिस्ट में से आने वाला है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।